सिटीजनशिप से हमारा मतलब है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का फुल एंड इक्वल मेंबर होना। अब इस फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब है सभी के पास इक्वल राइट्स का होना। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या एक कंट्री के सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लास्ट कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम जानेंगे सिटीजनशिप से जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है यूनिवर्सल सिटीजनशिप एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 6 सिटीजनशिप। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना ना भूले। यूनिवर्सल सिटीजनशिप ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये मानता है कि सभी लोगों के पास इनहेरेंट यानी जन्म से ही कुछ राइट्स होते हैं, चाहे उनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो। पर क्यों? तो इस आइडिया को हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। जब हम रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी पिक्चर्स आती हैं, और अक्सर आपने एशिया और अफ्रीका के लोगों के बारे में तो जरूर सुना होगा या देखा भी होगा, जो एजेंट्स को पैसा देकर यूरोप या यूएस में जाते हैं। अब ऐसा करने में रिस्क तो काफी ज्यादा होता है, बट फिर भी वो ऐसा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब दूसरी इमेज है उन लोगों की जो वॉर या फेमाइन यानी अकाल पड़ने की वजह से अपनी ही जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। मीन्स उन्हें अपना घर, जमीन सब छोड़नी पड़ती है। इस तरह की इमेज को आपने टीवी में जरूर देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए पैलेस्टाइनियन, बर्मीज, बांग्लादेशी एटसेट्रा। आज हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ऑल दीज आर पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू बिकम रिफ्यूजीज इन देयर ओन और नेबरिंग कंट्रीज। मीन्स कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से लोग अपने खुद के देश में या दूसरे कंट्रीज में रिफ्यूजी बन जाते हैं, क्योंकि मजबूरी में इन्हें अपना देश छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज में एंटर करना पड़ता है। We often assume that full membership of a state should be available to all those who ordinarily live and work in the country as well as to those who apply for citizenship. Means हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग एक कंट्री में रहते हैं, काम करते हैं या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उन सभी को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टेट्स यानी कंट्रीज यूनिवर्सल और इंक्लूसिव सिटीजनशिप के आइडिया को सपोर्ट तो करते हैं, बट हर स्टेट सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को भी फिक्स कर देता है। मेनली हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स की, जो फिक्स किए जाते हैं एक स्टेट के द्वारा कि किन लोगों को सिटीजनशिप दी जाए और किन्हें नहीं। और इन क्राइटेरियाज को एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज में लिखा जाता है। इन लॉज के जरिए पावर को यूज कर एक स्टेट अनवांटेड विजिटर्स को अपनी कंट्री में आने से रोक देता है। तो क्या ये सब करने से लोगों का माइग्रेशन रुक जाता है? तो आंसर है नहीं। इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इवन द बिल्डिंग ऑफ वॉल्स और फेंसेस, कंसिडरेबल माइग्रेशन ऑफ पीपल स्टिल टेक प्लेस इन द वर्ल्ड। मींस रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ बॉर्डर्स पर वॉल बना देने से, फेंसेस लगा देने के बावजूद लोग माइग्रेट करते रहते हैं। मेनली लोगों को डिस्प्लेस यानी अपने कंट्री को छोड़ना पड़ता है, वॉर्स, परसिक्यूशन, फेमाइन और कई और रीजंस की वजह से। एग्जाम्पल के लिए म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या कम्युनिटी। नाउ इफ नो स्टेट इज विलिंग टू एक्सेप्ट देम एंड दे कैन नॉट रिटर्न होम, दे बिकम स्टेटलेस पीपल और रिफ्यूजीज। मीन्स अब अगर इन लोगों को कोई कंट्री एक्सेप्ट ना करे तो ये लोग अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते हैं, जिस वजह से ये लोग स्टेटलेस या रिफ्यूजी बन जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें कैंप्स में रहना पड़ता है इलीगल माइग्रेंट्स की तरह। अब इन कंडीशंस में ना तो ये लोग लीगली वर्क कर पाते हैं और ना ही अपने बच्चों को एजुकेट कर पाते हैं और ना ही प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पाते हैं। मेनली इन लोगों को बहुत ही पुअर कंडीशंस में रहना पड़ता है। ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है जिसके लिए यूएन ने रिफ्यूजीज के लिए अपॉइंट किया है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिससे रिफ्यूजीज की हेल्प की जा सके। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ह्यूमैनिटी के आधार पर क्या रिफ्यूजीज को किसी कंट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। सो डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मेनी पीपल कैन बी अब्सॉर्ब्ड एज सिटीजन्स इन अ कंट्री पोजेस अ डिफिकल्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फॉर मेनी स्टेट्स। मींस कितने लोगों को सिटीजन की तरह अब्सॉर्ब किया जाए, ये डिसीजन लेना एक कंट्री के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि इससे क्रिएट होती है ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज की पॉलिसीज है कि वो ह्यूमैनिटी के नाम पर उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिन्होंने वॉर या परसिक्यूशन की वजह से उनकी कंट्री में एंट्री की है। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर कितने लोगों को एक्सेप्ट किया जाए।
क्योंकि हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए ज्यादा लोगों को एंट्री देने से उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। एज वेल एज ये लोग उनकी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकते हैं। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले तो इंडिया अपने आप को परसिक्यूटेड लोगों को पनाह देने के लिए काफी प्राइड फील करता है, क्योंकि इंडिया में 1959 में दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को शरण दी गई। इसके साथ साथ हमारी नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर के जरिए लोगों का आना जाना चलता रहता है। इंडिया में एंटर करने वाले ये लोग बहुत सालों तक स्टेटलेस ही रहते हैं। साथ ही इनकी आगे आने वाली जनरेशन भी बहुत बेकार कंडीशंस में रहती हैं। ये लोग कैंप्स में इलीगल माइग्रेंट्स की तरह रहते हैं। इनमें से बहुत कम लोगों को ही सिटीजनशिप मिल पाती है। अब ये प्रॉब्लम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को चैलेंज करती है। पर क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आज सभी लोगों को सिटीजन की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और बहुत से राइट्स भी दिए जाते हैं। फिर भी आज लोग अपनी चॉइस से किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं और इसके अलावा लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव आइडेंटिटी भी नहीं होती है। इसीलिए वर्ल्ड में आज स्टेटलेस लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसका सामना करना बेहद जरूरी है। अगर इस प्रॉब्लम को और डीपली एनालाइज किया जाए तो स्टेट्स के बॉर्डर आज भी कभी कभी वॉर या पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की वजह से चेंज होते रहते हैं और ऐसे डिस्प्यूट्स में जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है और कभी कभी उन्हें दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट करना पड़ता है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज कौन सी कंट्रीज के लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? अब यहाँ और भी कई क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे कि क्या केवल सिटीजनशिप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? यानी अगर रिफ्यूजीज या स्टेटलेस लोगों को किसी ना किसी कंट्री की सिटीजनशिप दे दी जाए तो क्या लोगों को उनके राइट्स मिल सकते हैं, उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो सकती है? तो शायद ऐसा हो भी सकता है, बट कोई भी कंट्री किस हद तक लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यूनिवर्सल सिटीजनशिप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल काम है। तो क्वेश्चन वही है कि सिटीजनशिप प्रोवाइड करने से ऐसे लोगों की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, और अगर नहीं तो क्या लोगों को कोई अल्टरनेटिव आइडेंटिटी प्रोवाइड की जा सकती है जहां हमें नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर उठकर यूनिवर्सल आइडेंटिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई बार ग्लोबल सिटीजनशिप जैसा आइडिया सामने निकल कर आता है। बट यह आइडिया है क्या? तो चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में। इस आइडिया को समझने से पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स को देखते हैं। 2004 में साउथ एशिया में आई थी सुनामी, जिसने बहुत सी कंट्रीज को अफेक्ट किया। मेनली ये इतनी बड़ी तबाही थी जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इस दौरान वर्ल्ड वाइड विक्टिम्स के लिए सिंपैथी का माहौल क्रिएट हुआ। जिन कंट्रीज पर सुनामी का सबसे ज्यादा असर पड़ा था, उन कंट्रीज की हेल्प के लिए बहुत से कंट्रीज आगे भी आए। सेकेंड स्टेटमेंट है इंटरनेशनल नेटवर्क लिंक टेररिस्ट टुडे। जब हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो ये किसी स्पेसिफिक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेनली ऑपरेट करता है इंटरनेशनल लेवल पर। थर्ड इज द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग विद डिफरेंट स्टेट्स टू ट्राई एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू एंड द पॉसिबल ऑफ अ ह्यूमन वायरल पैंडेमिक। एक टाइम पर बर्ड फ्लू काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था, और अगर रिसेंट का एग्जांपल ले तो कोरोना वायरस, जिसने दुनिया भर के लोगों या कहा जा सकता है पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया। अब ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे कोई एक नहीं बल्कि सभी कंट्रीज परेशान थे, और इसे रोकने या इससे बचने के लिए यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी या सभी कंट्रीज ने आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ हमने 3 कंडीशंस को देखा। क्या अब आप बता सकते हैं कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में कॉमन क्या है? तो इसका आंसर है कि इन स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि आज वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जब सुनामी आई तो डिफरेंट कंट्रीज ने सिंपैथी को शो किया। देन टेररिज्म वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन किसी एक कंट्री के पास नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड जब कोई डिजीज आती है तब सभी कंट्रीज मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। इन शॉर्ट हमें यहाँ समझ आता है कि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। कोई भी चीज आज इंटरनेट, टेलीविजन के जरिए बहुत तेजी से फैलती है, और इसी चीज का सपोर्ट लेते हुए कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ग्लोबल सिटीजनशिप का। ग्लोबल सिटीजनशिप के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं
Although a word community and global society does not yet exist, people already feel linked to each other across national boundaries. मीन्स अभी तक ग्लोबल कम्युनिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी लोग आज एक दूसरे से लिंक्ड फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक को यूज करते हैं। अब आपके फॉलोअर्स केवल आपकी कंट्री नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज से भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, हम अलग अलग कंट्रीज, जगहों पर रहते हैं, इसके बावजूद हम इंटरकनेक्टेड फील करते हैं। तो ग्लोबल सिटीजनशिप पॉसिबल क्यों नहीं है? यानी आपकी आइडेंटिटी क्यों एक स्पेसिफिक कंट्री से जुड़ी रहे जबकि आप पूरे वर्ल्ड का पार्ट हो? ग्लोबल सिटीजनशिप के सपोर्टर आर्ग्यू करते हैं कि हमें इस इंटरकनेक्टेडनेस की फीलिंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, जिससे ग्लोबल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। बट अगर हम बात करें नेशनल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट की, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिटीजनशिप assumes that our state can provide us with the protection and rights which we need to live with dignity in the world today. मीन्स नेशनल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टेट अपने सभी सिटीजन्स को राइट्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिससे उनके सिटीजन डिग्निटी वाली लाइफ जी सके। बट आज स्टेट्स बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जिन्हें वो खुद टैकल नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, जो बहुत तेजी से स्प्रेड हो चुका था। अब ऐसे में एक स्टेट अपने सिटीजन्स का ध्यान तो रखेगा, पर उसे दूसरे कंट्रीज से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि नेशनल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, बट आज की सिचुएशन देखते हुए ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी रिलेवेंट है, क्योंकि बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें एक स्टेट अपने लेवल पर टैकल नहीं कर सकता है। अब इस सिचुएशन में बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। आर इंडिविजुअल राइट्स गारंटीड बाय स्टेट sufficient to protect the freedom of people today, or has the time come to move to a concept of human rights to global citizenship? मीन्स इंडिविजुअल राइट्स जो एक स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, क्या लोगों के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काफी हैं, या अब टाइम आ चुका है कि हमें इंडिविजुअल राइट से, ह्यूमन राइट से ऊपर उठकर ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में सोचना पड़ेगा? तो अब क्वेश्चन आता है, क्या ग्लोबल सिटीजनशिप एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसका आंसर है, one of the attraction of the notion of global citizenship is that it might make easier to deal with problems which extend across national boundaries and which therefore need cooperative action by the people and government of many states. Means ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है जो सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होती हैं, बल्कि बॉर्डर्स के अक्रॉस होती हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कंट्रीज के लोग और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए माइग्रेंट्स और स्टेटलेस लोगों की प्रॉब्लम। ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट उनके लिए एक फेयर सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प कर सकता है, या कम से कम उन्हें बेसिक राइट्स और प्रोटेक्शन दे सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में क्यों ना रह रहे हों। अब अगर इस टॉपिक का कंक्लूजन देखें तो पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि एक कंट्री के अंदर इक्वल सिटीजनशिप कभी कभी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज या और भी कई प्रॉब्लम्स की वजह से थ्रेटन हो सकती है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को लास्ट में सिर्फ उस सोसाइटी के लोग और गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एक स्टेट की फुल एंड इक्वल मेंबरशिप आज भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया हमें याद दिलाता है कि नेशनल सिटीजनशिप के साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। इसीलिए हमें अपने रिलेशंस वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के लोगों के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, चाहे वो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर ही क्यों ना हो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ग्लोबल सिटीजनशिप। इस चैप्टर में हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को और ज्यादा डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.